हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो वर्चुअल समिट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड जीएस 3 का ये पार्ट बनेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। क्या कुछ डिसाइड हुआ, क्या कुछ एग्रीमेंट्स हुए और क्या कुछ चीजें थी जो अनटच्ड रह गई, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 24 महीने के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल पेमेंट बनेगा 43,200 ओनली फॉर 24 मंथ्स। एंड इसके अंदर आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं, सारे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। तो ये आपको टेलीग्राम के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। सो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है UNARTIC, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर। So देखिए, तो recently Prime Ministers of India and Australia held their virtual bilateral summit। तो virtual था यानी कि इंटरनेट के थ्रू था, bilateral यानी कि दो देशों के बीच में था summit and both concluded 9 agreements including comprehensive strategic partnership। तो 9 agreements हुए हैं दोनों के बीच में, जिनमें से जो हमें important है वो है CSP यानी कि comprehensive strategic partnership and mutual logistic support agreement MLSA। तो ये दो हमारे लिए ज़्यादा important है। तो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर से बैठ के 9 एग्रीमेंट्स टोटल साइन किए हैं, जिसमें से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी 2 हैं। The two leaders are expected to meet in person to attend G7 summit, which will be held in USA later in 2020। तो दोनों ही लीडर्स का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका मीटिंग जो होगी इन पर्सन मीटिंग होगी, वर्चुअल नहीं, इन पर्सन प्रॉपर मीटिंग होगी, आपस में मिलेंगे जब एक्सटेंडेड G7 का समिट किया जाएगा यूएसए के अंदर, जो कि लेटर भाग में होगा 2020 के। Upgradation of the existing 2+2 dialogue to the ministerial level, elevating 2009 bilateral strategic partnership to CSP. India already has 2+2 ministerial level dialogue mechanism with USA, Japan and other members of the quadrilateral grouping Quad। तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड क्या होता है। तो क्वाड बेसिकली 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपका यूएसए है। इन 4 देश की ग्रुपिंग को क्वाड कहते हैं। तो इनमें से हमारा ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सभी के साथ 2+2 मिनिस्टीरियल लेवल यानी कि मिनिस्टर्स के लेवल की डायलॉगशिप होती थी, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं थी। तो एक तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर इस चीज़ को अपग्रेड कर लिया और हमारा जो 2+2 डायलॉग है अब वो जो है यूएसए के जैसा ही, यूएसए और जापान जैसा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ करेगा। एंड नंबर 2 जो हमारी बायलेटरल अगेन मतलब दो पार्टीज का, तो दो पार्टीज का जो स्ट्रैटेजिक सिंपल पार्टनरशिप था हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर लिया। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो हमारी डिफेंस क्षमताएं हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो डिफेंस के मामले में थी, उसको हमने एक स्टेप आगे ले गए, एक स्टेप फर्दर कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। India has signed CSP with United Kingdoms, Indonesia, Vietnam and United Arab Emirates thus far। तो इंडिया का CSP अन्य देशों के साथ भी है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है और यूएई के साथ भी है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी इंडिया कोई पहला कंट्री नहीं है जिसके साथ CSP है। तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज साइंड CSP विद ऑस्ट्रेलिया, इट इज द फर्स्ट टाइम, या फिर ऑस्ट्रेलिया का पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज फर्स्ट टाइम साइंड CSP विद एनी कंट्री। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी CSP ऑलरेडी चाइना के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है और सिंगापुर के साथ है। तो अगेन जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले कंट्रीज हैं उनके साथ इन्होंने भी अपना CSP रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखा है। उसके बाद जो हमारा सेकंड एग्रीमेंट है वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। इसको देखते हैं। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू कंटिन्यू टू डीपन एंड ब्रॉडन डिफेंस कॉपरेशन। तो दोनों ही डिफेंस कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, डीपन करना चाहते हैं बाय एनहांसिंग द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज। तो हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑलरेडी होती हैं उसको और ज्यादा हम डाइवर्सिफाई करेंगे और कॉम्प्लेक्स करेंगे, ताकि दोनों ही मिलिट्रीज का भी फायदा हो और डिफेंस की जो दोनों की ताकतें हैं वो बढ़े।
and engagement of activities to develop a new ways to address shared security challenge। और जो भी हमारे सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं जिसके अंदर शेयरिंग हो रही है, सपोज करो कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों का ही जो है नुकसान हो रहा है, तो उस तरह का अगर कोई सिक्योरिटी चैलेंज है जो कि शेयर हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उनको जॉइंटली किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, कौन से मेथड्स को डेवलप किया जा सकता है, उनके बारे में भी चर्चा होगी। It will increase the military interoperability through defense exercises and allow both the militaries the reciprocal use of bases, humanitarian and disaster relief cooperation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर दोनों ही कंट्रीज को ये फायदा मिलेगा कि दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का, ह्यूमन रिसोर्स का, जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन अगर कोई है तो उसका, और पोर्ट्स का जो आपके शिपिंग के लिए, नेवी के लिए होती हैं पोर्ट्स, और पैसेजेस अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पैसेजेस हैं कहीं आने जाने के लिए, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमने देखा था लास्ट ईयर ये यूएसए के साथ भी साइन किया गया था। तो सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट हमारा अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री को अगर इंडिया के आसपास कुछ करना है, कार्रवाई करनी है, तो वो इंडिया के बेसिस का, पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती है और फ्यूलिंग वगैरह भी कर सकती है। एंड इसी तरीके से अगर इंडिया को कोई एक्सरसाइज करनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले एरिया में है, तो इंडिया की नेवी ऑस्ट्रेलिया की उस एरिया का भी इस्तेमाल कर सकती है, बेस का इस्तेमाल कर सकती है और रीफ्यूलिंग वगैरह कर सकती है। इंडिया हैज सेम एग्रीमेंट, सिमिलर एग्रीमेंट्स विद यूएसए। तो हमने देखा था यूएसए के साथ लास्ट ईयर था, जिसको हम लेमोआ कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ। इंपॉर्टेंट है ये लेमोआ। फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, तो हमारे भी ऑलरेडी इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ये फर्स्ट एग्रीमेंट है। इसके बाद हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन दिया, शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर किस तरह से हम मैरीटाइम कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक एग्रीमेंट आया, एक डिक्लेरेशन आया है। The two sides announced a roadmap to harness opportunities and meet new challenges together as comprehensive strategic partners। तो दोनों ही कंट्रीज ने कहा कि हम इकट्ठे मिलके जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया और पैसिफिक ओशन के लिए, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर, उनको जो है इकट्ठे मिलके उसको हार्नेस करेंगे, उसको उपयोग करेंगे और उससे बेसिकली प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे। और साथ ही अगर इसी एरिया के अंदर कोई चैलेंजेस आते हैं तो हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है, उसके थ्रू उन चैलेंजेस को मिल करके सामना करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट CECA, the two sides decided to recommence suspended talks over India-Australia CECA, which has been suspended since 2015। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वो बाद में सस्पेंड रहा 2015 से। तो उसके बारे में भी दोबारा से जो टॉक्स हैं वो रिज्यूम की जाएंगी और हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिले, डेवलपमेंट्स आने वाले समय में देखने को मिले। सस्पेंड क्यों हुई थी? सस्पेंड इसलिए हुई थी क्योंकि इंडिया ने एशियान जो लेड कर रहा था RCEP, उसको रिफ्यूज कर दिया था। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है RCEP, ये एशियन से रिलेटेड है, एशियान से रिलेटेड है। तो एशियन कंट्रीज के अंदर इंडिया भी जो है पहले इस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम यहाँ से ऑप्ट आउट करते हैं, हम इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके कई सारे कारण थे। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमें डेयरी इंडस्ट्री जो हमारी थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डेयरी के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ और अन्य कंट्रीज के साथ भी जो एशियान के अंदर आते हैं, तो उससे अगेन हमारा नुकसान हो जाता है। प्लस इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमने थोड़ा ज़्यादा कंट्रीज के साथ किया है तो हमने देखा है कि इंडिया को कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन बाकी कंट्रीज को बहुत फायदा होता है इंडिया में सामान बेच के। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई इतना प्रॉफिटेबल इशू नहीं था, तो इसलिए हमने RCEP को ज्वाइन नहीं किया था और इसीलिए CECA का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। तो CECA की भी जो टॉक्स थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से उस चीज़ को थोड़ा रिवाइव करने की बात हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की भी हुई है, इंडिया की भी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर एक बायलेटरल थोड़ा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप कुछ बन जाता है, कोई हिसाब बन जाता है, तो उससे ये है कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दोनों की होगी, दोनों का ही फायदा होगा, दोनों देशों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोविड-19 के कारण इसके अंदर थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड भी बनाया जाएगा। तो इस रिसर्च फंड में बेसिकली आप जो कोविड-19 है उसके सॉल्यूशंस वगैरह को देखोगे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्या इनोवेशन हम ला सकते हैं जिससे कि इन चीज़ों को टैकल किया जा सके, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। और एक स्पेशल कोविड कोलैबोरेशन राउंड होगा 2020 में, जिसके अंदर ये अपनी जो भी डेवलपमेंट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे।
Both sides have decided to reflect to the recommendations of ongoing evaluation of international response over WHO। तो WHO जो भी डाटा दे रहा है उसके बारे में, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी रिसर्च और इवेल्युएट करना और उसमें कुछ इनोवेशन करना, कुछ चीज़ें निकालना, वो सब चीज़ें भी कर रहा है। एंड रोल इन डीलिंग विद कोविड-19 पैंडेमिक, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो है दोनों कंट्रीज निभाना चाहते हैं ताकि कोविड-19 की प्रॉब्लम को, पैंडेमिक को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। Both the countries will work together to strengthen international institutions to ensure they are inclusive and rule based। तो इसी के साथ दोनों कंट्रीज ये भी इंश्योर करेंगी कि जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे WHO है या कोई भी और इंस्टीट्यूशन है, वो सबके इंक्लूसिव कैरेक्टर के हों, यानी कि वो एक कंट्री को प्रेफर ना करें, बाकी कंट्रीज को भी उनका उचित स्थान दें। एंड नंबर 2, वो रूल के हिसाब से चलें, तो एक कंट्री की डोमिनेंस या हेजेमनी के हिसाब से ना चलें। तो स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस और यूएसए का इन्फ्लुएंस उसको काउंटर करने की बात की जा रही है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन साइबर एंड साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इसके अंदर हमने एक एग्रीमेंट किया है। सो वर्किंग टुगेदर इन द डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों इकट्ठे काम करना चाहते हैं डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, ताकि जो भी हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस है उनको बढ़ावा मिल सके, और डिजिटल करेंसीज का भी आगे सोच सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना भी कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसीज को उपयोग करने में सोच रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट उसने चला रखा है जिसको हमने डिस्कस किया था। तो हो सकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करें, डिजिटल करेंसीज को भी प्रमोट करें, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। प्लस डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आपका जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है, सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज, उन सब चीज़ों के बारे में भी चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके अलावा आपकी साइबर सिक्योरिटी, जब सब कुछ आप डिजिटल करोगे तो साइबर सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें हैक ना हो, या जो बैंक अकाउंट्स हैं वो चीज़ें सेफ रहें। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आपका फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आपका कोई डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा है तो दैट इज़ योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड इट शुड नॉट गेट लीक्ड। तो वो किसी के हाथों में नहीं जानी चाहिए, वो लीक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सपोज करो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हम बिटकॉइन का एग्जांपल ले सकते हैं कि बिटकॉइन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज काम करेंगी, कितना काम करेंगी, उसके अंदर माइनिंग कैसे होगी, तो वो सारी चीज़ें भी इकट्ठे मिलके ये उस पर भी काम कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, तो दोनों के एक्सपर्ट जो माइंड्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, तो बेटर और जल्दी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी एग्रीमेंट किया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है दोनों ही कंट्रीज के लिए। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर बहुत बड़े व्यवसाय के, बहुत बड़ा लोगों का ऐसा समूह है, किसानों का ऐसा समूह है जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल दो उसका जीडीपी का शेयर कम हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का या डिपेंडेंसी का शेयर जो है वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बहुत इंपॉर्टेंट उसका जीडीपी का शेयर है। तो दोनों के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एक्टिविटीज के अंदर जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे। और जैसे क्लाइमेट चेंज से अगर कोई क्रॉप्स खराब हो रही हैं, या अभी हमने बनाना कोविड वाली एक फंगस को देखा जो कि कोविड की तरह फैल रही है, बनाना को खराब कर रही है, या फिर कोई और शेयर चैलेंज है, फॉर एग्जांपल अब ये डेजर्ट लोकस्ट है, अब ये इंडिया के अंदर क्रॉप्स खराब करके हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। तो इस तरह का जो चैलेंज है जो दोनों ही कंट्रीज को मीट करना पड़ रहा है सिमिलर क्रॉप्स के ऊपर, तो उसके अंदर हम शेयरिंग ऑफ डाटा कर सकते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है खत्म किया जा सके और साथ मिलकर के आगे बढ़ा जा सके। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। तो माइनिंग के ऊपर और प्रोसेसिंग किस तरह से करोगे आप स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की, तो उस चीज के बारे में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। सो कोऑपरेट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन रेयर अर्थ मेटल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से बेसिकली इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकें और नई टेक्नोलॉजीज को सीख सकें। तो इससे हम अपने इंडियन साइंटिस्ट में और इंजीनियर्स में स्किल्स को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। तो एक तो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं, कुछ होते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। तो रेयर अर्थ मेटल बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत स्केर्स क्वांटिटी में
धरती के अंदर पाए जाते हैं और इनका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेस के अंदर बहुत जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उन सब चीज़ों में रेयर अर्थ मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको मेडिसिनल पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाता है, बट अगेन वो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है कि ये रेयर अर्थ मेटल्स क्या क्या कर सकते हैं, ये जो मिनरल्स हैं ये किस किस काम हमें आ सकते हैं। तो इंडिया का इसमें फायदा ये रहेगा कि इंडिया को भी इसमें एक पार्ट मिलेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके स्टडी कर सके, इनकी माइनिंग का प्रोसेस क्या है, इनकी जो एक्सट्रैक्शन है उसका प्रोसेस क्या है, उसके बाद उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज होंगी, एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उस टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चले कि इंडिया के अंदर भी कुछ रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो अगेन क्योंकि आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो हो सकता है कि हमारे इंडिया में भी हम इस तरह के रेयर अर्थ मेटल्स के जो खाने हैं उनका पता लगा सकें, उनकी माइनिंग कर सकें, उनकी प्रोसेसिंग कर सकें, और अल्टीमेटली ये हमारे डिफेंस वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा उपयुक्त साबित हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ चीजें जो कि अनटच रह गई, यानी जिन चीजों के ऊपर बात नहीं हुई। तो जिन चीजों के ऊपर बात नहीं हुई उनमें से तो एक है जो इंडिया और चाइना की जो टेंशन अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रही है। हम देख रहे हैं कि चाइना कुछ ना कुछ स्क्रमिश करी जा रहा है सिक्किम वाले एरिया में, कभी लद्दाख वाले एरिया में, अरुणाचल वाले एरिया में। तो कुछ ना कुछ चाइना करता रहा है, लेकिन इस बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई भी बात नहीं हुई, और ना ही ऑस्ट्रेलिया और चाइना की कोई बात हुई है, जो कि उनकी टेंशन चल रही है बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो जो भी ट्रेड के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, जो टेंशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया चाइना की, उसकी भी कोई बात नहीं हुई। जो डिफेंस की चर्चाएं चल रही है इंडिया चाइना की, उस पर भी बात नहीं हुई, जबकि चाइना एक कॉमन फैक्टर है दोनों को ही परेशान करने में। एंड अगेन जो पैंडेमिक को टैकल करने की बात है उस पर भी कोई हमने खास चर्चा नहीं की। ऑफ कोर्स उसके अलावा कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर कोविड-19 को टैकल करेंगे, पर हैंडलिंग किस प्रकार से होगी एंड ऑल, उन चीज़ों पे हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। इसके अलावा जो मालाबार एक्सरसाइज होती है हमारी केरला कोस्ट के पास, वहां पे उसके बारे में भी कोई जो चर्चा है वो इस बार नहीं हुई। देयर वाज नो डिस्कशन ऑन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया इन द मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज में हम ऑस्ट्रेलिया को लेंगे या नहीं लेंगे, क्या उसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। Both leaders has no discussion on RCEP, even though earlier Australia had expressed hope that India would consider joining the trade agreement. तो RCEP पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। अभी हमने देखा था RCEP क्या चीज़ है और इंडिया ने उसे क्यों छोड़ दिया था। तो अगेन लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया RCEP को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का काफी ज्यादा फायदा होगा, ऑस्ट्रेलिया की एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री का काफी ज्यादा फायदा होगा, उनको इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी जिसके लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल है कंजम्पशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन कर ले, पर आरसीईपी पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। बट हाँ, जो सिंगल कंट्री के साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें हम शायद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ले, उसके चांसेस आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो उसमें हम कुछ ड्यूटीज लगा सकते हैं, कुछ इस तरह का एग्रीमेंट बना सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज का फायदा हो। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में देखो, शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड इंटरेस्ट है हमारे, और ज्योग्राफी भी कुछ हद तक शेयर्ड है। तो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया कुछ हद तक सिमिलर है, हमारे ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट कुछ हद तक सिमिलर है, और हमारी जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी वगैरह की वो भी सिमिलर है। तो अगर आप इन सभी सिमिलैरिटीज को इकट्ठा कर देते हो तो आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज को, कोऑपरेशन को और कोऑर्डिनेशन को बहुत ज्यादा डीप कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड इस पे काफी काम हुआ भी है रिसेंट ईयर्स में। So shared value, shared interest, and shared geography and shared objectives are the bedrock of deepening India-Australia ties, and cooperation and coordination between the two countries have picked up momentum in the last recent years. तो ये हमने already देखा। Both India and Australia share a vision of free, open, and inclusive rule-based Indo-Pacific region and cooperative use of seas by adherence to the international law, including the United Nations Convention on Law of the Seas, and peaceful resolution of disputes rather than through यूनिलेटरल कोर्सिव एक्शंस। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इस चीज को आप लिख भी सकते हो, और ये हिंदू में आया था तो हिंदू से ही मैंने ये पिकअप किया है। तो देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक विजन चाहते हैं जिसके अंदर जो आपका इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इसके अंदर ओपन ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, लेकिन रूल बेस्ड हो सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना रूल्स के जो है दादागिरी टाइप कर रहे हो। तो जो चाइना दादागिरी साउथ चाइना सी में करना चाहता है उस तरह की दादागिरी ना हो, प्लस कोई भी लॉ है तो उसकी स्ट्रिक्टली पालना हो। तो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है जो बताता है कितने नॉटिकल माइल्स तक आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, उसके बाद आपका शेयर्ड इकोनॉमिक जोन होगा, उसके बाद आपके फ्री सीज होंगे जहाँ पे कोई भी शिप जा सकता है एंड ऑल। तो ये सब चीजें जो है यूएन क्लॉज में बताई गई हैं। ये इस तरह के और जितने भी लॉज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे लगते हैं कंट्रीज के ऊपर, वो सब के सब स्ट्रिक्टली पालन होने चाहिए, और कोई भी कंट्री ऐसा ना करे कि वो यूनिलेटरली अपनी मर्जी से दबाव बनाए या कोहर्सिव एक्शन ले। कोहर्सिव मतलब कि आप कह सकते हो जबरदस्ती का एक्शन, दबाव बना के एक्शन, या धमकी दे करके किसी चीज को कराना। तो उस तरह का कोई कोर्शन इसमें अप्लाई नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के एक्शन में।
तो बेसिकली कहीं न कहीं चाइना के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि चाइना इस तरह के काम कर रहा है। चाइना जो है अपना ज़बरदस्ती का जो दबाव है वो बनाता है साउथ चाइना सी के अंदर। हर एक कंट्री के साथ वो कुछ ना कुछ पंगे ले रहा है अपने रीजन के अंदर, आप देख रहे हो। हर एक कंट्री के साथ उसका डिस्प्यूट है, तो चाइना के साथ कोई खुश नहीं है। और अभी रिसेंट जो हांगकांग वाली कंट्रोवर्सी हमने देखी, वो तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हांगकांग का इन्होंने 50 साल का तो एग्रीमेंट ही कर रखा था, 50 साल तक हम हांगकांग को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन फिर भी अब चाहते हैं कि वो हांगकांग की जो असेंबली है, वो एक लॉ पास कर दे, जिससे कि सारा का सारा उनका डिफेंस का जो मामला है, वो चाइना कंट्रोल कर सके विद इन हांगकांग, जिससे कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी और जितने भी राइट्स एन्जॉय करते हैं हांगकांग के लोग, वो सारे के सारे खतरे में पड़ जाएँगे। तो इसीलिए जो हांगकांग की जनता है, हांगकांग के लोग हैं, हांगकांग की जो पार्टीज़ हैं, ऑटोनॉमी होने के कारण वो चाहती हैं कि हमारे अंदर चाइना इस तरह की इंटरफेरेंस ना करे। तो कहीं न कहीं चाइना हर एक चीज़ में पंगे ले रहा है, तो उस चीज़ को कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया उस चीज़ से भी थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि डरा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जब आप साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की डोमिनेंस देखते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कल को ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चाइना आँख उठा के देखने लग जाए। तो अगर दोनों कंट्रीज़ जो कि बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और ऑस्ट्रेलिया तो डेवलप्ड कंट्री भी है, तो अगर दोनों अच्छे से हाथ मिला के चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं एक-दूसरे को, तो उससे होगा क्या, उससे चाइना जैसी जो पावर है, जो कि एक एग्रेसिव पावर है, उसको कहीं न कहीं कंटेन करके रखा जा सकता है। तो अगेन अगर चाइना कंटेन रहेगा, चाइना अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा, तो दोनों ही कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा। और पीसफुली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के रीजन के अंदर जितने भी छोटे-छोटे कंट्रीज़ भी हैं, उनका भी भला होता रहेगा और साथ ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी भला होगा। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं, जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं, तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स से अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं, तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीज़ों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं, तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अन अकेडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो, और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हों, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पर बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अन अकेडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ, तो आप सारी की सारी वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था, तो ओडिशा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो, जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है,
और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली आप अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।